अगर आपको पता चले कि आप उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर जो कहा, उसके अर्थ क्या हैं, उसके संकेत क्या हैं, उस पर प्रतिक्रियाएं किस तरह की आ रही हैं, दक्षिण में उसे किस तरह देखा जा रहा है और इंडिया अलायंस के ही उनके पार्टनर्स नॉर्थ में किस तरह की असहजता से गुजर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमेशा बात थी वर्ण सिस्टम को लेकर, जात पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर। यह नहीं था कि आप पूरा सनातन धर्म को लपेट लो, और बल्कि तमिलनाडु में हमेशा जब वर्ण सिस्टम की बात करते हैं तो हमेशा वो सनातन की नाम लेते हैं। लेकिन आज दिक्कत क्या है, देखिए ऐसे समय में इस तरह उदयनिधि का बयान दो ही चीज दोहराता है। एक, आज जो डीएमके के लेकर, जो डीएमके के अंदर जो संकट है, नेतृत्व को लेकर संकट है, और स्टालिन चाहता है कि जितना शीघ्र वो उदयनिधि उनका मतलब उनके हाथ में कमांड सौंप दे, क्योंकि उनको तबीयत को लेकर। दूसरी बात, ठीक है बीजेपी के लिए वहां पे कोई ज्यादा सर्वे नहीं दिखा रहा है, लेकिन जिस तरह अन्नामलई को ट्रैक्शन मिल रहा है, अन्नामलई तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष है, पूर्व आईपीएस ऑफिसर है कर्नाटक के, और वो जो शुरू किए थे रामेश्वरम से जो पदयात्रा, वहां पे जो जिस तरह भीड़ आ रहा है, वहां पे जिस तरह की जिस बातों को सामने रखते हैं, क्योंकि उनको अंदर सिस्टम से काफी पकड़ है, जिसके वजह से डीएमके के जितने घोटाले हैं, जितने चीजें सब उनको पता, वो खुलासा करते जा रहे हैं, जिसको लेकर परेशान है डीएमके। क्योंकि जैसे आपने देखा सेंथिल बालाजी मामला को लेकर, जब भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और डीएमके अंदर भी बड़े सीनियर लीडर्स फील करते हैं, आज स्टालिन परिवार सब कंट्रोल कर रहा है वहां पे, बाकी सीनियर लीडर साइडलाइन हो चुके हैं। ऐसे समय में उदयनिधि, वो भी अपने पार्टी कॉन्फ्रेंस में नहीं बोले, वो बोले थे द्राविड़ कड़गम। द्राविड़ कड़गम जो है डीके, इससे जो पूर्व जो पार्टी था जिससे अण्णादुरै करुणानिधि छोड़ के आए थे, क्योंकि उनका मतभेद था पेरियार से कई बातों को लेकर, उनकी शादी को लेकर भी। तो ये तो एक हिस्ट्री रही है। और दूसरी चीज, इसका कोई सोच समझ के हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कोई सोच समझ के हुआ है, क्योंकि अभी भी मेरे जो खबर मुझे मिली है, स्टालिन ने अपने कैबिनेट मीटिंग बुला के सब मंत्रियों को कहा कि इस तरह का बयानबाजी बंद करो। उसमें उदयनिधि भी शामिल थे, क्योंकि उदयनिधि भी मंत्री है। दूसरी बात, राहुल गांधी भी इसको लेकर परेशान होकर, जो खबर आ रही है, कनिमोझी को बताया भाई कहो इस तरह की बयानबाजी ना करे। टीआर बालू को भी कांग्रेस नेता ने कांटेक्ट करके कन्वे किया कि इसको थोड़ा किसी टोन डाउन कीजिए, लेकिन उदयनिधि ने टोन डाउन नहीं किया। ऊपर से ए राजा और भी अब दो कदम आगे निकल गए। उन्होंने जो कहा कि भाई ये तो जैसे उदयनिधि ने कहा था ये डेंगू जैसा है, मलेरिया जैसा है सनातन धर्म, वो जाके बोलते नहीं ये तो HIV है, कुष्ठ रोग है। देखिए ये सब कहकर स्टालिन खुद महसूस कर रहे हैं कि दिक्कत आ गया है। अभी ठीक है तमिलनाडु में इसको लेकर वो सोचते हैं, लेकिन तमिलनाडु भी वैसा नहीं है जैसा पहले था, 50 में था, 1950 में या 1940 में। आज तमिलनाडु में भी चेंज हो गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक बड़ा सेल्फ गोल डीएमके ने कर लिया है, और कांग्रेस के लिए बड़ा संकट है। यह संकट जल्दी खत्म नहीं होगा। कांग्रेस के तमिलनाडु के नेता भी कार्तिक चिदम्बरम को छोड़ के, क्योंकि उनको लग रहा है कि टिकट वैसे राहुल गांधी नहीं देंगे, ये आपको स्टालिन ही देंगे, इसलिए आप लाइन उनके साथ लाइन ले लो, इसी कारण है। लेकिन बाकी जो जितने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के लीडर्स हैं, मेरी उनसे बात हुई है, वो बड़े परेशान है, क्योंकि देखिए जो कंपोजिशन वैसा नहीं है। और दूसरा उद्देश्य लग रहा है सबको, भाई बीजेपी को जैसे पहले जोड़ते थे बनिया ब्राह्मण पार्टी, अगर दोबारा वैसे करके हम देखें। लेकिन आज बीजेपी का ग्रोथ तमिलनाडु में कोई अप्रकाश से नहीं हो रहा है। ब्राह्मण को तो बात छोड़िए, तमिलनाडु ब्राह्मण किसी में नहीं है ना, ये कोई पॉलिटिक्स में है या शासन में है या कोई कमांड नहीं है, कुछ नहीं है, पॉलिटिकल फैक्टर नहीं है वहां पे जैसे उत्तर भारत में है। तो बीजेपी का ग्रोथ भी दलित समुदाय में हो रहा है। और तमिलनाडु में एक बात कहना चाहता हूं, जितने पेरियार के मूवमेंट होने के बावजूद जातिवाद जबरदस्त है। 3-4 जो इंटरमीडिएट कास्ट है, जो बीच की जो कास्ट है, वो और दलित के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। और सारे ये जो बड़े पार्टीज उनको नहीं बोलते, केवल ब्राह्मण का नाम लेते, क्योंकि ब्राह्मण वहां फैक्टर नहीं है। ये सोच के जितने बीजेपी पर आप कहते जाओ ये ब्राह्मण पार्टी है, ब्राह्मण को चिपकेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस बार ऐसा होगा। समय बदल गया है, बहुत बड़ी गलती हुई है, और जिस गलती कांग्रेस को भी महसूस हो रहा है। और इतना तक तब कुछ कांग्रेस के अंदर ये भी बात चल रही है, अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव को देखकर
थोड़ा डिस्टेंस रखना ही अच्छा होगा हमारे लिए। हो सकता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को इस तरह से या अलायंस के बाकी पार्टनर्स उसको इसी तरह डील करने की कोशिश करें कि वो देखें कि रीजनल डिवाइड के किस तरफ कौन सी बात, कौन सा नैरेटिव ज़्यादा पॉलिटिकली प्रूडेंट है और उस तरह से काम करें। और उसके तमाम दोनों पार्टीज़ में उदाहरण है, कांग्रेस के नॉर्थ के लीडर्स ने जो कहा है, कांग्रेस के साउथ के जो लीडर्स ने कहा है, उसमें क्लियर डिफरेंस है। सेम चीज़ हम बीजेपी में भी देखते हैं, जो बीफ को लेके पॉलिटिक्स है वो मेनलैंड इंडिया की अलग है, नॉर्थ ईस्ट की बिल्कुल अलग है। आपके हिसाब से ये कांग्रेस के लिए कितना फीसिबल होगा सर? 52 सीटें उन्होंने लोकसभा में जीती थी, जिसमें से 28 दक्षिण से हैं, तो उनको कौन सी लाइन टो करनी है? और अगर वो ज्यादा फोकस साउथ में करते हैं तो क्या नॉर्थ में नुकसान हो जाएगा? देखिए, पहले निखिल, हम इसे 3 लेवल पर ये जो विवाद है इसे 3 लेवल पर देखें। पहले उदयनिधि की पॉलिटिक्स। उदयनिधि स्टालिन जो है वो पहली बार मंत्री बने, पहली बार वो एमएलए बने। कई सवाल उठे कि क्या उदयनिधि स्टालिन जो है वाकई डीएमके की जो विरासत है, लेगेसी है, उसको आगे ले जाएंगे। वो खुद फिल्म एक्टर थे, लेकिन उनकी एक छवि बन गई थी कि जहां भी है वो इसी कारण से है कि वो एमके स्टालिन के बेटे हैं। और एक ये भी था कि उदयनिधि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बयानबाजी करते थे। चुनाव के टाइम में भी कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें उन्होंने कही थी कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मोदी जी ने किनारे किया था। लेकिन उन्होंने द्रविड़ आइडेंटिटी और द्रविड़ पॉलिटिक्स, जो बहुत अपने आप में महत्व है, उसको कभी वो एक तरह से उसके वो फ्लैग बेरर नहीं थे, उसको वो आगे नहीं लेकर जा रहे थे, उसका नेतृत्व नहीं कर रहे थे। अब क्या होता है, इस पूरे विवाद से जब प्रधानमंत्री तक बात पहुंचती है और उदयनिधि फ्रंट पेज पर नेशनल मीडिया में आते हैं, तो एक तरह से वो अपनी एक आइडेंटिटी बना देते हैं। क्योंकि अब तक जो आइडेंटिटी द्रविड़ पॉलिटिक्स की बनी थी कि द्रविड़ पॉलिटिक्स कौन आगे लेकर जा रहा है डीएमके में, तो कनिमोरी का नाम आता था। कनिमोरी अक्सर इन सब चीजों पर बात करना पसंद करती है, आइडियोलॉजिकल जो विचारधारा डीएमके की है। देखिए, जो उदयनिधि ने कहा वो कोई नई बात नहीं है, ये हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। मेरे एक दोस्त तमिलनाडु में कह रहे थे कि आप लोग दिल्ली में बैठकर ऐसा कह रहे हैं कि बड़ा बवाल हुआ है। हमारे प्रोग्रेसिव राइटर्स का जो फोरम है वो इन चीजों पर, रैशनलिज्म पर, सनातन धर्म ने किस तरह वर्ण व्यवस्था को आगे किया था, इस पर हमारी बड़ी चर्चा हुई और सालों से हो रही है, दशकों से हो रही है। अब जब उदयनिधि स्टालिन कहते हैं, क्योंकि वो स्टालिन के बेटे हैं और क्योंकि एक ऐसे समय पर जब इंडिया अलायंस अभी एक तरह से स्थापित हुआ है और चुनाव कुछ महीनों में होने हैं, इसलिए वो और एक और जो जिस तरह से उन्होंने डेंगू और मलेरिया के साथ कंपेयर किया, उससे ये विवादास्पद हो गया। लेकिन इससे तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में उदयनिधि ने अपनी एक पहचान बना ली कि मैं वो नेता हूं जो, आप जान लीजिए कि जो मेरे जो करुणानिधि की एक तरह से विरासत है, जो आगे बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं, मैं द्रविड़ पॉलिटिक्स से बिल्कुल जुड़ा हूं। तो ये उदयनिधि की बात हुई। दूसरी तरफ होता है डीएमके। अब डीएमके की पॉलिटिक्स में साफ है, डीके जो उनका एक फाउंटेन हेड है, आइडियोलॉजिकल फाउंटेन है, द्रविड़ कड़गम, उसकी बात को आगे लेकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अपना जो वोट बैंक है, जो द्रविड़ आइडेंटिटी का वोट बैंक है, जिस तरह की उन्होंने अपने जो पेरियारिज्म और अंबेडकरिज्म को लेके दलित बहुजन समाज तमिलनाडु में आगे की, एंटी ब्राह्मणिज्म, वो अपने आप को मजबूत कर दिए हैं। तो वहां द्रविड़ पॉलिटिक्स होती है। अब सवाल उठता है जो आपने कहा कि थर्ड लेवल पर इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस को लगता है कि हमारे जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो कोई एआईएडीएमके नहीं है, हमारे तो मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी है। कांग्रेस जानता है कि वैसे ही हम दक्षिण में स्ट्रांग है। प्रियंक खरगे अपनी राजनीति क्यों करते हैं? प्रियंक खरगे जानते हैं कि वो भी एक तरह से अपनी जो दलित बहुजन पॉलिटिक्स कर्नाटका में है, अपनी एक छवि वहां बना रहे हैं। लेकिन वहां तो कांग्रेस की तो पहले से पहचान है, एक कांग्रेस की सीटें तो आई है, सरकार बनी है। कांग्रेस की दुविधा क्या है कि आप हिंदी हार्टलैंड में क्या करेंगे? हिंदी हार्टलैंड में जहां आप कमजोर हैं, वहां क्या आप इसी रूप से सनातन धर्म को चैलेंज कर सकते हैं? और यही तो दिक्कत है। आपके मध्य प्रदेश में देखिए, कमलनाथ जी को तुरंत बयान देना पड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस वहां हिंदुत्व की राजनीति या सॉफ्ट हिंदुत्व कहिए, अपने आप को कह रही है कि हम भी हिंदू है, हम असली हिंदू है। वहां तो आप सनातन धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। ममता बनर्जी भी जानती है कि
कि बीजेपी उसका फायदा उठा के उसको एक बार फिर बनाएगी कि ममता बनर्जी एक तरह से प्रो मुस्लिम है, इसलिए सनातन धर्म को टारगेट कर रही है। इसलिए उन्होंने साफ कहा कि देखिए मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस का प्रॉब्लम यह है कि अब तो कांग्रेस की जो रणनीति है वो केवल कांग्रेस नहीं डिसाइड कर सकती, इंडिया अलायंस उसे डिसाइड करेगा। अब मुझे जो जानकारी है, कुछ इंडिया अलायंस के लीडर्स ने एमके स्टालिन से संपर्क किया और कहा कि देखिए ये सब ठीक है, आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। अब स्टालिन ने कहा ये सब मैं जानता हूं आपकी परेशानी, लेकिन जब प्रधानमंत्री मेरे बेटे पर एक तरह से आरोप लगाते हैं या अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहते हैं कि सनातन धर्म में जो उदयनिधि ने कहा उसका आप विरोध करिए, तो मुझे भी कुछ कहना पड़ता है। तो वहां की जो तमिलनाडु की मजबूरी और कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या रहा है पिछले 10-15 सालों में, कहीं आप कह सकते हैं पोस्ट मंडल 25 सालों में कांग्रेस ने कभी ओबीसी राजनीति को पर पूरी अपनी पकड़ नहीं बन पाई। कांग्रेस तो इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें फंस गई थी कि इतने सालों में जब हिंदी हार्टलैंड में हिंदुत्व की राजनीति एक तरफ, लेकिन ओबीसी की राजनीति दूसरी तरफ, उस राजनीति से कांग्रेस कोई अपनी एक पहचान नहीं बना पाई, अपनी एक कनेक्ट नहीं बना पाई। और इसी वजह से जब अब सनातन धर्म पर बहस छिड़ती है, कांग्रेस नहीं जानती है कि हम इस बहस में कितने आगे चले जाए। चलिए प्रियंक खरगे तो मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं, उनका साफ है, मैंने उनसे बात की कल, उन्होंने कहा मैं तो हमेशा ये कहता हूं और कहता रहूंगा कि ये वर्ण व्यवस्था के खिलाफ मैं बोल रहा हूं, ये किसी सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि वर्ण व्यवस्था जो है उसके खिलाफ मुझे कास्टलेस सोसाइटी चाहिए। अब उस खुलेपन से प्रियंक खरगे कर्नाटका में बोल सकते हैं जहां सामाजिक रिफॉर्म हुआ है, पर आप उत्तर प्रदेश में क्या उसी ढंग से बोल सकते हैं जहां आप देख रहे हैं वहां की राजनीति को जिस तरह से का हिंदुत्वकरण हुआ है, क्या उसी तरह से आप उसे मध्य प्रदेश में बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। और इन्हीं राज्यों में कांग्रेस पिछले 25-30 सालों में कमजोर हुई है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कांग्रेस बड़े बचकर इस बात पर बात कर रही है। और मेरी जो जानकारी है, अगले कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग होने वाली है इंडिया अलायंस की शरद पवार के घर दिल्ली में, जहां ये कहा जाएगा, क्योंकि वहां डीएमके के भी टीआर बालू रहेंगे और कांग्रेसी नेता भी रहेंगे, कहा जाएगा कि देखिए अगर आप अपनी राजनीति तमिलनाडु तक सीमित समझते वो नहीं है, अब आप इंडिया अलायंस के साथ है और इस इंडिया अलायंस में हमें कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम करना पड़ेगा। और उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भले ही हम लोगों के सामने तुरंत नहीं रखे, एक बात है ऐसे बयान जो किसी धर्म के विरोध में हो, जिसका बीजेपी पूरा फायदा उठा सके, हम क्यों उस पिच पर खेल रहे हैं? ये पिच तो बीजेपी की पिच है, ये भले ही ये तो डीएमके की पिच तमिलनाडु में हो सकती है, लेकिन ये पश्चिम भारत या उत्तर भारत में ये बीजेपी की पिच बन जाती है। तो ये कांग्रेस कहने जा रही है, लेकिन कांग्रेस किस लेवल तक इसको आगे ले जा सकती है ये बहुत मुश्किल बन गई है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस पिछले 30 सालों से निखिल इसी में फंसी हुई है कि हम हिंदुत्व को टक्कर देने के लिए में ये नहीं हम हिंदुत्व को टक्कर देने के लिए तैयार है, लेकिन जनता में हमारी एक छवि बन गई है एंटी हिंदू। इसी तरह से अगर हम कल सनातन धर्म का इस तरह से विरोध करें तो हमारी वो जो एंटी हिंदू छवि जो किसी बीजेपी के आने से बन गई है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो कांग्रेस की दुविधा बढ़ गई है। 3 लेवल पर उदयनिधि अपनी राजनीति कर रहे हैं, डीएमके अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस खासकर की कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। इसके साथ में एक और जोड़ दूं, अरविंद केजरीवाल भी समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है। उनका कहना है ये मत कीजिए क्योंकि हमारी जो उत्तर भारत की राजनीति है वो अलग है, उसको सूट नहीं करेगा, ये धर्म पर बात ही नहीं करना चाहते।